गुड मॉर्निंग एवरीवन। रसायन राहुल चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो हम ईथर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ईथर, देखिए बच्चों, ईथर का सबसे पहले हम इसकी कॉमन नेम के बारे में बात करते हैं। ईथर को कॉमन नेम कैसे लिखते हैं? तो ईथर को लिखने का तरीका है ROR। ठीक है, ये एक जैसे ग्रुप भी हो सकते हैं और ये डिफरेंट ग्रुप भी हो सकते हैं। इस ग्रुप को बोलते हैं एल्किल ग्रुप, है ना। ये ग्रुप क्या है? एल्किल ग्रुप। ये एल्किल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। यदि ये डिफरेंट है तो इसको हम डैश से इस तरीके से शो करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं एल्किल ईथर। कैसे लिखते हैं? एल्किल ईथर। ओके, तो देखिए, ये आपका एक एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये दो एल्किल ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं मैथिल ग्रुप। तो दोनों एक जैसे, इसलिए इसको लिखेंगे डाई मैथिल, है ना। इसका नाम आ जाएगा डाई मैथिल ईथर। दूसरा ये है, ये भी दोनों एल्किल ग्रुप एक जैसे है और ये दोनों एथिल ग्रुप है, इसलिए इसको लिखेंगे डाई एथिल ईथर। अब बच्चों, इसके अलावा यदि दोनों ग्रुप डिफरेंट हो, हाँ, यदि यहाँ पे मैथिल ग्रुप है, इधर एथिल ग्रुप है, तो इसको लिखेंगे मैथिल एथिल ईथर। मैथिल एथिल ईथर। ओके, अब देखिए, अब आपके पास में इस तरीके से लिखा हुआ है, ये है, इसको, ये स्ट्रेट चेन की प्रोपेन प्रोपेन है ना, 3 कार्बन का प्रोपेन होता है ना। एक ग्रुप प्रोपिल ग्रुप है, तो स्ट्रेट चेन में है, तो इसको हम एन बोलेंगे, है ना। तो इसको बोलेंगे मैथिल एन प्रोपिल ईथर। इसका नाम हो जाएगा मैथिल एन प्रोपिल ईथर। अब यहाँ पे आप इस ग्रुप को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये भी 3 कार्बन वाला है, लेकिन ये जो है ना, ये प्रोपिल कैसा ग्रुप है? आइसो ग्रुप है ना। आइसो प्रोपिल है, 3 कार्बन वाला आइसो ग्रुप है। तो इसको लिखेंगे मैथिल आइसो प्रोपिल ईथर। मैथिल आइसो प्रोपिल ईथर, ये हो गया आपका कॉमन नेम, है ना। तो देखिए, एक दो कॉमन नेम और देख लेते हैं हम, जैसे C6H5O CH3। तो ये जो है, यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे मैथिल फेनिल ईथर। इसका नाम क्या हो जाएगा? मैथिल फेनिल ईथर। ठीक है, ओके। अब बच्चों, हम आईपीसी नेम की बात करते हैं। आईपीसी नेम के लिए हम क्या यूज करते हैं? कॉमन नाम एल्कोक्सी एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्कोक्सी एल्केन, ये यूज करते हैं। अब देखिए, ये है, ये हो जाएगा बच्चों, दोनों एक जैसे ग्रुप है, इसलिए ये हो जाएगा पूरा मेथोक्सी, है ना। ये सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा मिथोक्सी मीथेन। नाम क्या हो जाएगा? मिथोक्सी मीथेन। अब बच्चों, यहाँ पे यदि ये ग्रुप है एथिल, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे इथोक्सी इथेन। अब देखिए, यदि यहाँ पे आपका ग्रुप जो है वो यदि चेंज कर देते, एसिमेट्रिकल ईथर है, तो बच्चों यहाँ पे
जो ईथर है ना वो छोटे वाले के साथ जाता है, तो इस तरीके से इसको शो करते हैं, छोटे ग्रुप के साथ में इसको शो करते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन। इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। इसका बच्चों 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो इस तरीके से आप इनके नाम लिख सकते हैं। चलिए अब हम इसकी कुछ रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस। तो अब हम इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं। हम सबसे पहले यहाँ एल्कोहल से इसको प्रिपेयर करेंगे। तो एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से इसको बनाते हैं। तो एल्कोहल के डिहाइड्रेशन के लिए हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करते हैं, जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो उससे वाटर का मॉलिक्यूल निकाल सके। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर का निकलना, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए हम प्रोटिक एसिड यूज करते हैं, जैसे H2SO4 यूज करते हैं, H3PO4 यूज करते हैं, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं। अब देखिए ये आपका CH3CH2OH ये एथिल अल्कोहल है। ये एथिल अल्कोहल के साथ में जब आप H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं 443 केल्विन पे, 443 केल्विन पे, तो बच्चों आपको यहाँ पे इलिमिनेशन प्रोडक्ट मिलता है और यहाँ पे आपको एल्कीन मिलती है। क्या मिलती है? एल्कीन, ठीक है। ये एल्कीन मिलती है 443 केल्विन पे। यदि इसी H2SO4 के साथ में कम टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाते हैं 413 केल्विन पे, तो आपको ईथर मिलता है CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक है। 413 डिग्री पे आपको ईथर मिलता है, 443 पे आपको एल्कीन मिलती है। तो बच्चों ये ईथर जो है वो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। क्या है? सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है और ये एलिमिनेशन प्रोडक्ट है। ओके, ये जो रिएक्शन होती है मतलब एल्कोहल की डिहाइड्रेशन की रिएक्शन, ये आपकी SN2 रिएक्शन होती है। कैसी होती है? SN2। ये होती है न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब इसके मैकेनिज्म को देख लेते हैं कि ये मैकेनिज्म क्या है इसकी। तो एक मिनट बच्चों, देखिए अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अल्कोहल का प्रोटोनेशन होता है। क्या होता है? प्रोटोनेशन। तो हम अल्कोहल का प्रोटोनेशन करवाते हैं CH3CH2OH और यहाँ पे प्रोटॉन जुड़ जाएगा H+, ठीक है। तो देखिए यहाँ प्रोटॉन कैसे जुड़ेगा, CH3CH2OH2, इस तरीके से ये प्रोटोनेशन हो जाएगा यहाँ पे इसका। अब प्रोटोनेशन होने के बाद फिर अल्कोहल का अटैक होगा इसके ऊपर। इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल पर फिर से अल्कोहल का अटैक होगा। ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल का अटैक फिर से इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे होगा और एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और आपको इस तरीके से प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए OH निकल जाएगा, एक H यहाँ से निकल जाएगा, एक H यहाँ पे रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये प्रोडक्ट मिल गया। अब देखिए अब ये प्रोटोनेटेड आपको जो प्रोडक्ट है यहाँ से एक प्रोटॉन निकल जाएगा, ठीक है। प्रोटॉन निकलने के बाद में ये आपका ईथर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये डाई एथिल ईथर है ना, या इथॉक्सी ईथर है। इस तरीके से आपको ईथर मिल जाता है। तो ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी, मैकेनिज्म है। बच्चों यहाँ पे एक चीज समझने वाली ये है कि आप यहाँ पे यदि 1 डिग्री अल्कोहल, ये अल्कोहल जो है 1 डिग्री अल्कोहल यूज करते हैं तो आपको ईथर मिलता है,
और यदि यहाँ पे 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल यूज करते हैं तो आपको इलिमिनेशन प्रोडक्ट मिलता है जिसका नाम है एल्कीन। ठीक है, तो एक्चुअल में वन आपको ईथर बनाने के लिए जो एल्किल ग्रुप जो है 1 डिग्री होना चाहिए, जिसमें जो एल्किल ग्रुप है वो एक्चुअल में अनहिंडर्ड होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए अनहिंडर्ड। यहाँ पे एक्चुअल में हिंडरेंस आ जाती है, ठीक है, इसमें नहीं आती 1 डिग्री में, तो ये ईथर आपका बना सकता है। और टेम्परेचर जो है वो लो होना चाहिए ईथर बनाने के लिए। ये दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एल्कोहल 1 डिग्री होना चाहिए क्योंकि वहां पे क्या होता है, एल्किल ग्रुप कम होते हैं, है ना, एक ही एल्किल ग्रुप होता है, उससे उसकी हिंडरेंस नहीं होती है, और लो टेम्परेचर पे वो आपको ईथर मिल जाता है। यदि आप 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल यूज करते हैं तो आपको एल्कीन एज ए प्रोडक्ट मिलेगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की। विलियमसन सिंथेसिस। ये विलियमसन सिंथेसिस जो है ये एक लैब मेथड है ना, ये एक लैब मेथड है। ये दोनों ही सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने के काम में लिया जाता है। तो विलियमसन सिंथेसिस में हम एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। तो ये एल्किल हैलाइड है, ये सोडियम एल्कोक्साइड है। सोडियम एल्कोक्साइड है। तो जब ये रिएक्ट करता है तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये पूरा का पूरा जो है इस पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पूरा का पूरा इस R से जुड़ जाएगा, और ये जो है X जो है Na से अटैच हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आपको ईथर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यदि आपको 1 डिग्री ईथर बनाना है या फिर 2 डिग्री और 3 डिग्री ईथर बनाना है, तो हम कैसे एल्किल हैलाइड और कैसे सोडियम एल्कोक्साइड यूज करेंगे उसको हम देखते हैं। यदि आपको सबसे पहले 2 डिग्री और 3 डिग्री ईथर बनाना है तो आप क्या करेंगे, सोडियम एल्कोक्साइड जो है वो आपको 2 डिग्री एंड 3 डिग्री आप सोडियम एल्कोक्साइड लेंगे, और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड लेंगे, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड लेंगे, तो आपको प्रोडक्ट में 2 डिग्री और 3 डिग्री ईथर मिलेगा। ठीक है, यदि आप इसका उल्टा करते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड 1 डिग्री लेते हैं और आप एल्किल हैलाइड जो है वो बच्चों यदि आप 3 डिग्री लेते हैं तो आपको ईथर नहीं मिलके इलिमिनेशन प्रोडक्ट मिलेगा, उसका नाम है एल्कीन। क्या मिलेगा, एल्कीन। क्लियर, ओके। तो इसको समझते हैं हम एग्जाम्पल से। देखिए मैंने आपको बताया कि 2 डिग्री 3 डिग्री आप सोडियम एल्कोक्साइड यूज करते हैं, तो मैं यहाँ पे ये आपको यदि सेकेंडरी और टर्शरी ईथर बनाना है तो ये हमने टर्शरी सोडियम एल्कोक्साइड यूज किया और एल्किल हैलाइड को हमने 1 डिग्री लिया, तब हमको क्या मिलेगा, टर्शरी ईथर मिलेगा, 3 डिग्री ईथर हमको मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लेते हैं, ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ठीक है, और आप 1 डिग्री ईथर लेते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड 1 डिग्री है आपका, अब आपने ये लिया, तब आपको मैंने बताया इलिमिनेशन प्रोडक्ट मिलेगा। क्यों मिलेगा, ये वाला पहले मिलेगा, कौन सा, ठीक है, ये मिलेगा, मतलब ये एक एल्कीन है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका जो ये एल्कोक्साइड होता है बच्चों, ये एल्कोक्साइड एक न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है, और इट इज नॉट ओनली न्यूक्लियोफाइल, इट इज स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग बेस। ये स्ट्रॉन्ग बेस और न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से यहाँ पे इलिमिनेशन प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। ओके, तो 3 डिग्री ईथर बनाने के लिए 3 डिग्री सोडियम एल्कोक्साइड यूज करेंगे हम। क्लियर, अब हम बात करते हैं फिनॉल के बारे में। फिनॉल से भी आप फिनॉल से भी आप ईथर बना सकते हैं, यही बात कर रहे हैं हम।
फिनॉल से बच्चों ईथर कैसे बना सकते हैं हम, ये आपका फिनॉल, ये है फिनॉल आपका, ठीक है। फिनॉल की जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। क्या बनता है? सोडियम फिनॉक्साइड। ये है सोडियम फिनॉक्साइड। इस सोडियम फिनॉक्साइड की जब आप एल्किल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो ये आपका ईथर बन जाएगा। ये ईथर बन गया है ना, ये आपका एल्किल एरिल ईथर बन गया, ठीक है। इस तरीके से आप एल्कोहल से ईथर बना सकते हैं। अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए, ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ईथर में क्या होता है, ये ईथर होता है, तो ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है वो क्या है आपका, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड कौन सा है, सीओ बॉन्ड है। ये सीओ बॉन्ड जो होता है बच्चों पोलर होता है। कैसा होता है? पोलरिटी होती है उस बॉन्ड में, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कार्बन की डिफरेंस होता है, जिससे यहाँ पोलरिटी इंड्यूस होती है। तो इस पोलरिटी की वजह से यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होता है। इसमें नेट डाइपोल मोमेंट होने की वजह से यहाँ पे ये पोलरिटी जो है बच्चों वो वीक पोलरिटी होती है। कैसी होती है? वीक पोलरिटी होती है। इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत ज्यादा नहीं होता है इनका, है ना। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है सिमिलर टू एल्केन, एल्केन के जैसा इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि बॉन्ड जो है वो वीकली पोलर होता है। तो देखिए, हम यहाँ पे चार कार्बन वाले अ, चार कार्बन वाले हम ईथर, एल्कोहल और एल्केन उसकी कंपैरिजन करें तो हम देखते हैं कि ईथर और एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट लगभग सेम होता है, लेकिन एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। तो देखिए, चार कार्बन वाला CH3 CH2 होल थ्राइस CH3, ये होल ट्वाइस कर लेते हैं इसको। क्या कर लेते हैं? होल ट्वाइस। तो बच्चों ये हो गया आपका 4 कार्बन 3, ये हो गया 1 2 3 और 4 कार्बन वाला ये आपका ब्यूटेन हो गया। इस ब्यूटेन का हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आपका 309 केल्विन होता है। अब हम इसी के लिए ईथर को देख लेते हैं। तो C2H5O C2H5, ये 4 कार्बन वाला ईथर है, ठीक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट भी देखिए 307 पॉइंट समथिंग होता है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इसका जो सीओ बॉन्ड है वो वीकली पोलर होता है। दूसरा आप देखेंगे कि C4H10OH, है ना, ये आपका एल्कोहल है, तो ये आपका ब्यूटेनॉल है। इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, 390 केल्विन होता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी और इसकी, ईथर और एल्कोहल के अंदर तो बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होने का रीजन क्या है? इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। आपके एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी जो होती है वो अल्कोहल, जैसे हमने अल्कोहल में बताया था, अल्कोहल क्या वाटर सॉल्युबल है ना। ईथर जो है वो भी आपका वाटर सॉल्युबल है। ये दोनों ही वाटर सॉल्युबल है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दोनों ही वाटर सॉल्युबल होता है। तो देखिए ईथर हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे फॉर्म करता है। ईथर हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरीके से फॉर्म करता है, ये आपका ईथर है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा का वाटर के साथ में। किसके साथ में? वाटर के साथ में। इस तरीके से ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है।
इसकी वजह से ईथर और अल्कोहल दोनों ही वाटर सॉल्युबल होते हैं। अब बच्चों हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। देखिए केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो सीओ बॉन्ड के क्लीवेज के ऊपर डिपेंड करती है ना। तो आपको पता है कि ईथर जो है वो एक्चुअल में लिस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है। लिस्ट इसकी वजह से ये बॉन्ड जो है जनरली टूटता नहीं है, और ये बॉन्ड जो है ब्रेक होता है, क्लीवेज होता है ड्रास्टिक कंडीशन में। इसमें होता है ड्रास्टिक कंडीशन में होता है, ठीक है। और यहाँ पे यदि आप यहाँ पे इस बॉन्ड को क्लीवेज करने के लिए हम हाइड्रोजन हैलाइड का यूज करते हैं, एच का यूज करते हैं, ठीक है। इसका यूज करते हैं, एच का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एच लिमिटेड अमाउंट में है हमारे पास में हाइड्रोजन हैलाइड। यदि ये लिमिटेड है तो हमको क्या मिलेगा, ये जो बॉन्ड है वो क्लीवेज हो जाएगा। एक तो आपको मिल जाएगा आर एक्स और दूसरा मिल जाएगा आर ओ एच। तो यहाँ पे एक तो एल्कोहल मिल जाएगा, दूसरा आपको एल्किल हैलाइड मिल जाएगा, ठीक है। यदि यहाँ पे आप इसको एक्सिस में नहीं लेते हैं, और यदि आप एल्किल हैलाइड को एक्सिस एच को एक्सिस में लेते हैं, इसको हाइड्रोजन हैलाइड को एक्सिस में लेते हैं, तब क्या होगा, आपको यहाँ पे दो आर एक्स मिल जाएंगे, ठीक है। एक्सिस में लेने पर एक्चुअल में एक्सिस में लेने पर एक बार तो ये बन जाएगा, दूसरी बार फिर एच एक्स का अटैक इसके ऊपर होगा और उस आर ओ एक्स को आर एक्स में कन्वर्ट कर देगा। ओके, अभी हम फिनो अब हम बात करते हैं, देखिए अब हम एनिसोल की बात करते हैं। एनिसोल के अंदर कैसे हम इसको देखते हैं, ये आपका एनिसोल है, ये आपका एनिसोल है, ठीक है। एरोमेटिक ईथर, ये एरोमेटिक ईथर के अंदर बच्चों जब आप हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में रिएक्शन करते हैं तो आपको प्रोडक्ट मिलता है, एक तो फिनॉल, क्या मिलता है, फिनॉल, और दूसरा आपको एल्किल हैलाइड मिलता है ना। तो आप यदि एक्सिस में भी इसको लेंगे तब भी यही प्रोडक्ट मिलेगा, जबकि एक्सिस में हमने वहां लिया था तो एल्किल हैलाइड मिला था हमको। तो यहाँ पे आपको फेनिल मतलब आपको क्लोरोबेंजीन या मतलब आपको फेनिल बेंजीन मिलना चाहिए, जबकि नहीं मिलता। यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है कि इसको ज्यादा लेने पर भी ये बॉन्ड जो होता है वो एक्चुअल में ब्रेक नहीं होता, क्योंकि ये कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में, फेनिल ग्रुप के और इस ऑक्सीजन के बीच में जो ये बॉन्ड होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। कैसा होता है, क्योंकि ये sp2 हेपेटाइट कंडीशन में है और यहाँ पे पार्शियल इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। क्या आ जाता है, ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ रेजोनेंस करते हैं, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो ये टूटता नहीं है। लेकिन ये बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है, ये टूट जाता है ना। तो आपको एल्किल हैलाइड तो मिल जाता है, दूसरा यहाँ पे आपको क्या मिलता है, ये हाइड्रोजन यहाँ जाके जुड़ जाता है और आपको ये एल्किल हैलाइड मिलता है, ठीक है। इस तरीके से आपको अल्कोहल मिलता है। अभी बच्चों यदि दो डिफरेंट आप एल्किल ग्रुप लेते हो तब क्या होगा, देखिए यदि आप, ये आपका क्या है, ईथर है, ईथर में ये दोनों एल्किल ग्रुप यदि डिफरेंट लेते हैं और उसको एच एक्स की एक्सिस के अंदर आप रिएक्शन करवाते हैं, यदि एक्सिस नहीं ले, पहले मान लो नॉर्मल एच एक्स लेते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक तो एल्किल हैलाइड मिल जाएगा और दूसरा आपको अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो ये भी क्लीवेज जो है सेम मैनर में होता है जैसा हमने पिछला क्लीवेज देखा था। अब देखिए यहाँ एच के बारे में हम बात करते हैं कि एच जो है इसकी रिएक्टिविटी देखते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड मतलब हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखते हैं। तो रिएक्टिविटी एच की सबसे ज्यादा होती है, फिर HBr की और फिर HCl की। तो रिएक्टिविटी इसकी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करते हैं, ईथर के क्लीवेज जो है वो HI और HBr के साथ ही करवाते हैं और साथ ही साथ हाई टेम्परेचर यूज करते हैं, ठीक है। और हम जनरली HI और HBr लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं कि कैसे इसकी मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस होती है। तो सबसे पहले मैंने प्रोटोनेशन होता है, क्या होता है बच्चों, प्रोटोनेशन होता है।
तो आप यहाँ पे CH3O CH2 CH3, ये ईथर है। इसकी हाइड्रोजन हैलाइड जो आप ले रहे हो, मतलब HI यूज करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोटोनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोटोनेशन हो जाएगा। और ये I- इस तरीके से निकल जाएगा। अब ये आपका जो ऑक्सोनियम आयन आयन है, ये प्रोटोनेटेड ऑक्सोनियम आयन है। इस ऑक्सोनियम प्रोटोनेटेड ऑक्सोनियम आयन पर फिर से आपका इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल है, इसका अटैक होगा। लेकिन ये अटैक कहाँ पे होगा? इस कार्बन पे होगा या इस कार्बन पे होगा? ठीक है, यहाँ पे ये लिस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे होगा। तो लिस्ट सब्स्टिट्यूटेड यहाँ तो क्या है, ये एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है, ये जो लिस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है, तो इस पे अटैक करेगा ये। और ये रिएक्शन जो मैकेनिज्म की रिएक्शन है वो SN2 रिएक्शन है। कैसी है? SN2 रिएक्शन है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये इसके साथ रिएक्शन करके मेथिल आयोडाइड निकाल देगा। ये मेथिल आयोडाइड निकाल देगा और दूसरा आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा एल्कोहल। इस तरीके से आपको एल्कोहल मिलेगा। अब बच्चों यहाँ पे भी HI को हम एक्सिस में ले, ये तो हमने नॉर्मल HI लिया है, तब आपको एल्कोहल और एल्किल आयोडाइड मिला। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, HI को एक्सिस में लेके देखते हैं। तो देखिए यदि HI इन एक्सिस लेते हैं तब क्या होता है, देखिए ये HI एक्सिस में लिया, तब पहले तो प्रोटोनेशन होगा जैसा हो रहा था। ये प्रोटोनेशन होके आपको क्या मिलेगा? ऑक्सोनियम आयन मिलेगा। ठीक है, ये ऑक्सोनियम आयन मिला। अब उसके बाद में फिर से आपका आपका यहाँ पे अटैक हो जाएगा I- का। ठीक है, आपका I- का अटैक होगा यहाँ पे। अब ये अटैक होगा बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले I- का अटैक होगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3CH2I, ये प्रोडक्ट मिलेगा और वाटर निकल जाएगा। तो देखिए मतलब एक्सिस में लेने पर आपको केवल एल्किल आयोडाइड मिलेगा। ठीक है, और एक्सिस में नहीं लेते तो आपको दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे। क्लियर? तो इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म जो है वो इस तरीके से होती है। मैं आपको फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों। यहाँ पे CH3CH2OH, ये अल्कोहल है। अल्कोहल की हमने HI की एक्सिस में रिएक्शन करवाई। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैकेनिज्म इस तरीके से होती है। मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिर से। देखिए इसको इरेज करना पड़ेगा, 1 मिनट है ना, रुकिए। ये वाला जो है यदि एक्सिस में लेते हैं तो क्या होता है बच्चों, 10 मिनट है एक्सिस में। तो बच्चों एक्सिस में लेने पर ये जो आपका एल्कोहल बना है, देखिए ये आपका एल्किल आयोडाइड और एल्कोहल बना है। तो अब आप जब HI एक्सिस में लेंगे तो ये एल्कोहल जो सेकंड बना है, इसको भी इसके ऊपर भी ये अटैक करके इसको आपको एल्किल आयोडाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका अटैक कैसे होगा कि ये HI जो है वो इस O पे अटैक करेगा। ठीक है, अब क्या बनेगा, CH2CH3OH2, इस तरीके से, और I- निकल जाएगा। अब इस I का फिर से अटैक होगा इसके ऊपर, इस ऑक्सीजन के ऊपर, और इसको आपका एथिल आयोडाइड में कन्वर्ट कर देगा और वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। अब देखिए
यदि हम यहाँ पे 3 डिग्री ईथर लेते हैं, ठीक है, ये आपका 3 डिग्री ईथर है, इसकी आप HI के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपको मिलता है मेथिल एल्कोहल प्लस 3 डिग्री एल्किल आयोडाइड, ठीक है, ये मिलता है। ओके, ऐसा क्यों होता है? तो इसकी मैकेनिज्म हम समझते हैं कि बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि इसका सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा, ये इस पे जाके इसको प्रोटोनेट करेगा, ये प्रोटोनेशन की रिएक्शन होगी, ये स्लो रिएक्शन होती है प्रोटोनेशन की, है ना। देखिए इसको इस तरीके से लिखते हैं, ये प्रोटोनेशन करवा दिया पहले मैंने, ठीक है। प्रोटोनेशन होने के बाद में, और दूसरा ये जो है आपका प्रोटोनेशन हो गया, अब प्रोटोनेशन के बाद में आपका आयोडाइड का जो अटैक होगा वो बहुत ही फास्ट अटैक होगा, ठीक है, कैसा होगा? फास्ट अटैक होगा। अब ये आयोडाइड अटैक करके आपके यहाँ पे अटैक करेगा, इसके ऊपर, इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। अब देखिए इससे बीच में एक ये होता है कि ये जो ग्रुप जो है इसके अटैक से पहले ये एक्चुअल में स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट होता है? स्लो रिएक्शन से कार्बोकेटाइन आपको मिलेगा सी सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री प्लस, ये कार्बोकेटाइन मिल गया, और आपको CH3OH मिलेगा। अब इसका अटैक होगा इस कार्बोकेटाइन के ऊपर, ठीक है, ये यहाँ पे इस कार्बोकेटाइन के ऊपर, क्योंकि मेथिल मेथिल अल्कोहल आपका निकल गया, अब ये कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको। अब हम ईथर पे HI का अटैक देखते हैं, मतलब अब हम स्टेरिल ईथर पे HI का अटैक देखते हैं कैसे होता है। ये है आपका एनिसोल, इसका नाम क्या है? एनिसोल C6H5OCH3। अब बच्चों ये बॉन्ड जो है वो मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग होता है, ये बॉन्ड क्लीवेज नहीं होगा, ये बॉन्ड क्लीवेज होगा, तो जो HI जो रहेगा वो I जो है इसके ऊपर इससे रिएक्ट करेगा, और ये जो है आपका यहाँ पे इससे H इससे अटैक करके फिनॉल बना देगा, ठीक है। मतलब ये बॉन्ड का क्लीवेज नहीं होगा, इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा, और आपको प्रोडक्ट क्या मिलेंगे? फिनॉल और एल्किल आयोडाइड, ठीक है। अब चलिए अब इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को देख लेते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखिए, आपका ईथर के अंदर OR ग्रुप होता है, ये OR ग्रुप जो होता है O मतलब एल्कोक्सी ग्रुप होता है, ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है, और ये आपके बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है, क्या करता है? एक्टिवेट करता है, ओके। अब ये कैसे एक्टिवेट करता है? ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा के, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे होता है। ये आपका OR ग्रुप है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं? अंदर की तरफ जो है वो मूव करते हैं बेंजीन रिंग में, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है। तो यहाँ पे क्या होगा? चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाएगी, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, इस तरीके से, ओके, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये चार्ज फिर से क्या करेगा? यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरीके से शिफ्ट होंगे, तो नेगेटिव चार्ज आपको इस पोजीशन पे मिल जाएगा, बाकी आपको एज इट इज रखना है, ओके। तो ये आपको यहाँ पे एक बॉन्ड मिल जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे फिर बॉन्ड फॉर्मेशन आपको हो जाएगा, एज इट इज रहेगा। अब ये चार्ज फिर से मूव करेगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ठीक है, ये बॉन्ड एज इट इज रहेगा,
ठीक है। अब देखिए, अब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ से मूव करेंगे। हाँ, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ये नहीं है, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा बच्चों, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है इस तरीके से मूव करेगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास में मूव करेंगे। तो ये बॉन्ड इस तरीके से फॉर्म हो जाएंगे और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो देखिए, ये जो है आपका इस ऑर्थो, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन है। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आपको इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है। किसकी वजह से बढ़ रही है? आपकी इस ओ आर ग्रुप की वजह से। ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। अब इसको लिखना है तो कैसे, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये ऑर्थो दो पोजीशन है, ऑर्थो, और ये एक पोजीशन है पैरा। तो आपका जो इलेक्ट्रोफिल फाइल जो है वो इस पोजीशन पे आके जुड़ेगा या इस पोजीशन पे आके जुड़ेगा, दोनों एक ही चीज है ना। तो दो प्रोडक्ट, ये दोनों एक जैसे प्रोडक्ट मिलेंगे, दूसरा ये आपको डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है ओआर ग्रुप, और आपको इलेक्ट्रोफाइल जो है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे मिलते हैं, है ना। तो चलिए जुड़ते हैं। अब हम कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं। हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो हेलोजिनेशन रिएक्शन में क्या है आपका, ये ये बच्चों आपका एनिसोल है। एनिसोल की आपने Br2 की के साथ रिएक्शन करवाई इन इथेनोइक एसिड। ठीक है। ये Br2 क्या करेगा, ब्रोमोनियन आयन फॉर्म करेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल है, कहाँ जाके जुड़ेगा, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे। इस ऑर्थो पोजिशन या इस ऑर्थो पोजिशन पे ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है। प्रोडक्ट एक ही मिलेगा। तो देखिए, आपको यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, और दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा आपको पैरा ब्रोमो एनिसोल। इसका नाम है पैरा ब्रोमो एनिसोल। ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये माइनर प्रोडक्ट मिलता है आपको। ठीक है। अब बच्चों, दूसरी रिएक्शन जो है वो फिडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन है। एल्काइलेशन मतलब एल्किल ग्रुप का एडिशन हो जाता है ना। एल्किल ग्रुप का एडिशन एल्काइलेशन, और एसिटिल ग्रुप का COCH3 ग्रुप का एडिशन जो है वो एसिटाइलेशन कहलाता है। तो इसको हम बोलते हैं फिडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसिटाइलेशन। तो हमारे पास में ये ग्रुप था, ये ईथर है आपका। इस पे हम फिडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन करवाते हैं। एल्काइलेशन के लिए आपको एल्किल हैलाइड यूज करना पड़ेगा, हमने लिया मेथिल क्लोराइड। ये रिएक्शन होती है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, और ये आपका CH2 जो है वो सॉल्वेंट है। अब देखिए, ये एल्किल हैलाइड जो है, एल्किल क्लोराइड जो है वो मैथिल कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा। ये मैथिल कार्बोकैटायन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके जुड़ जाएगा। एक प्रोडक्ट आपको ये मिल गया। एक तो ऑर्थो डायरेक्टिंग है, दूसरा पैरा डायरेक्टिंग है। इसका नाम हो जाएगा 2 मिथॉक्सी टोलुइन। इसका नाम है 4 मिथॉक्सी टोलुइन। बच्चों, तो ये हो गया एल्काइलेशन एल्किल हैलाइड की रिएक्शन में। अब हम एसाइटिलेशन करते हैं CH3COCl के प्रेजेंस में, है ना। तो ये है आपका एल्केनॉइल क्लोराइड। एल्केनॉइल क्लोराइड के साथ में ये इथेनॉइल क्लोराइड है। तो यहाँ पे इससे ये एसिटिल ग्रुप जो है वो ऐड होगा। यहाँ पे क्या ऐड होगा, एसिटिल ग्रुप। इसलिए इसको हम
ऑर्थो पोजीशन पे, इसका नाम है आपका मिथॉक्सी एसीटोफिनॉन। क्या नाम है? 2 मिथॉक्सी एसीटोफिनॉन। दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा आपको ये सी, ये पूरा CH3 CO ग्रुप जुड़ेगा, ठीक है। तो इसका नाम है 4 मिथॉक्सी एसीटोफिनॉन, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट हमेशा आपका पैरा प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन रिएक्शन, देखिए बच्चों नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या होता है, नाइट्रोनियम आयन का अटैक होता है। इसका होता है नाइट्रोनियम आयन का, ये इलेक्ट्रोफाइल आपका प्रोड्यूस होता है। तो देखिए ये हो गया आपका एनिसोल। ये नाइट्रोनियम आयन जनरेट कौन करेगा? H2SO4 और HNO3, ये दोनों मिलके नाइट्रोनियम आयन जनरेट करेगा। ये नाइट्रोनियम आयन ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे आपके जाके ऐड हो जाएगा, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ इस तरीके से आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, ऑर्थो नाइट्रोएनिसोल और आपको पैरा नाइट्रोएनिसोल। ये आपका हो गया ऑर्थो नाइट्रोएनिसोल, और दूसरा मिलेगा आपको पैरा नाइट्रोएनिसोल मेजर, ये आपका हो जाएगा माइनर, ठीक है। बच्चा आपको ये समझ में आ गया? इसको थोड़ा सा देखो, मेरी राइटिंग ज़्यादा बढ़िया नहीं है। तो बच्चों ये इस तरीके से ये नाइट्रोनियम आयन जो है ना वो इलेक्ट्रोफाइल है, और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, वहाँ जाके अटैक करता है। तो ये आपका ईथर वाला पार्ट खत्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो पे कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वंस अगेन।